नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम 3 जन सरोकार के मुद्दे उठाएंगे। पहला जो मुद्दा है वो 1 अप्रैल से जो बिजली का पूरा सिस्टम बदलने वाला है उसको लेकर है। अब टाइम के हिसाब से बिजली सस्ती और महंगी होगी, यानी दिन में राहत तो शाम में जेब पर सीधा असर। दूसरा जो हम मुद्दा उठाने वाले हैं वो है ज़मीन से जुड़ा हुआ जितने भी काम हैं वो ठप हैं। 11 फरवरी से जारी राजस्व कर्मियों की हड़ताल अब 26 मार्च तक खिंच चुकी है। 46 लाख से ज़्यादा आवेदन अटके हैं और लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये टकराव सरकार और सिस्टम के अंदर की खींचतान का नतीजा है? खासकर विजय सिन्हा की सख्ती पर सवाल उठ रहे हैं। और तीसरा मुद्दा जो हम बात करेंगे उसमें है कि अब स्कूल से लेकर सरकारी कार्यक्रमों तक वंदे मातरम अनिवार्य होगा। नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले के बीच इतिहास, राजनीति और संवैधानिक बहस फिर से तेज हो गई है। जहां नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू के पुराने संदर्भ भी चर्चा में है, तो सवाल बिजली से लेकर जमीन और राष्ट्रगीत तक है। क्या बिहार में फैसले ज्यादा और सवाल उससे भी ज्यादा हो गए हैं? हम इन सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिजली के बारे में। 1 अप्रैल से बिजली का खेल बदलने वाला है। अब पूरे दिन एक जैसा रेट नहीं रहेगा, बल्कि टाइम के हिसाब से बिजली महंगी और सस्ती होगी। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर है तो ध्यान ये रखना होगा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सस्ती होगी, शाम 5 से रात के 11 बजे तक सबसे महंगी होगी और रात 11 से सुबह 9 बजे तक नॉर्मल रेट जो कि 7.42 है ये रहेगा। मतलब साफ है कि दिन में ज़्यादा बिजली पैसे बचाइए और शाम में ज़्यादा इस्तेमाल किया तो बिल बढ़ेगा। सर, क्या है ये पूरा मुद्दा और क्यों आया है? क्या सरकार की तरफ से भी क्या सोच के इसको लागू किया गया है? अभी सरकार के तरफ से नहीं आया है, ये तो कैबिनेट में पास होगा जी। उसके बाद सरकार इसको जारी करेगी। अभी बिहार सरकार ने जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो बनाई है उसके तरफ से ये आया है। तो इससे जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, वो बेनिफिटेड होंगे। बिजली कंपनियां तो चाहती हैं अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, और इस बार भी उसने बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन को एक प्रस्ताव दिया था कि प्रति यूनिट 35 पैसे की बढ़ोतरी हम करें। ये रेगुलेटरी कमीशन ने साफ मना किया, कहा कि नहीं, किसी भी तरह की हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ खास करके कंज्यूमर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप पीक आवर में बिजली का इस्तेमाल कम करते हैं और जिस समय आपको थोड़ी छूट मिल गई है उस समय आप ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, तो आपके जेब पर पैसे बचेंगे। जेब कटेंगे नहीं, पैसे बचेंगे। और इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि अगर 9 बजे से लेकर के और शाम के 5 बजे तक अगर 100 रुपए का बिजली आप कंज्यूम करते हैं, मतलब पहले अगर आपको 100 रुपया देना पड़ता था, तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक उसके एवज में 80 रुपए ही देना पड़ेगा। अब वो तो कितना यूनिट कंज्यूम करते हैं आप पर निर्भर करता है। तो अधिकांश काम जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज तो लोग चलते ही रहता है घरों में, जो ऑफिस है, वर्क कल्चर है, वो सब जितना पार्ट है, प्रीपेड मीटर केवल 87 लाख से ऊपर प्रीपेड मीटर है बिहार में या स्मार्ट मीटर है। तो वर्किंग आवर जो होता है जनरली यही 9 से लेकर के 5 बजे तक होता है। इसमें थोड़ी राहत दी गई। जो पीक आवर है, तो पीक आवर के लिए कहा गया कि अगर आप 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, कितना यूनिट इस्तेमाल करते हैं आप पर निर्भर करता है। तो अगर पहले 100 रुपये आपको देना पड़ता था, अब आपको डोमेस्टिक लोगों के लिए 110 रुपया देना पड़ेगा और जो कॉमर्शियल लोग हैं उनको 120 रुपया देना पड़ेगा। मतलब 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई। तो अगर 20 रुपया इधर घटाया गया, 10 रुपया बढ़ाया गया, डोमेस्टिक की बात मैं कहता हूँ, जबकि 125 यूनिट बिजली फ्री है, तब भी आप चाहेंगे तो पैसे बचा सकते। तो एक राहत भरी खबर।
एक तो बिजली कंपनियों ने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव से अलग जो रेगुलेटरी बोर्ड है, रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने कंज्यूमर को एक डिसिप्लिन तरीके से बिजली के इस्तेमाल के बारे में। बहुत सारे लोग हैं, घरेलू लोग जो मध्यवर्गीय परिवार हैं, क्या करते हैं, बिजली का प्रयोग करते, भाई आपको कपड़े आयरन करनी है, आपको कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोनी है, तो आप उस आवर में इस्तेमाल कर लीजिए। लोग कूलर एसी का प्रयोग करते हैं, थोड़ा पीक आवर में मत ये इस्तेमाल कीजिए। पीक आवर जो 5 बजे से 11 बजे तक रखा गया, उसमें बच्चे पढ़ने, रसोई में महिलाएं काम करने, तो एलईडी बल्ब से कितना बिजली का कंजम्पशन होता है। तो अगर 20 रुपया घटाया गया और 10 रुपया बढ़ाया गया, अब उसको अगर आप संतुलित करेंगे तो करीब करीब बिजली का बिल में और कमी ही आएगी, बढ़ेगी नहीं। तो एक तो ये रेगुलेटरी जो बोर्ड है, कमीशन है, ये उनको एक मौका दिया कि आप चीजों को संतुलित तरीके से इस्तेमाल करें और इससे जागरूकता भी बढ़ेगी। कब हमें ज्यादा इस्तेमाल करनी है, कब हमें ध्यान रखना है। आप देखती होंगी घरों में अंधेरा होते सारे बल्ब जल गए, सारे पंखे चलने लगे, सब कुछ ये हो गया, दिवाली मनाने लगते हैं लोग। भाई उस समय जब आपको बताया गया कि वो पीक आवर है, लोड शेडिंग होता है, उस समय दिवाली मत न मनाइए। आपको जितनी जरूरत है, अगर 2 कमरे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 कमरे में आप रहते हैं, चारों कमरे में लाइट और पंखे की क्या जरूरत है, 2 ही कमरे में इस्तेमाल कीजिए। किचन में महिलाएं काम करती हैं, किचन में केवल इस्तेमाल कर लीजिए। तो एक तो ये राहत दी गई है कि आप डिसिप्लिन होइए, और अगर बिजली फ्री बिहार में दी जा रही है 125 यूनिट, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जितना यूनिट बिजली उठाइए और बिल भरते रहिए। तो वहां पर एक सरकार के द्वारा या खास करके जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसके द्वारा एक कंज्यूमर को एक अवेयर भी किया गया है, कब आप कीजिए अधिक, कब कम कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपके ऊपर बिजली का लोड न पड़े। एक दूसरी चीज जो की गई है इसमें, वो बड़ी अच्छी चीज की गई है कि पहले अलग अलग स्लैब में चीजों को बांटा गया था, कॉमर्शियल के लिए भी, डोमेस्टिक के लिए, और इसमें शहरी उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत दी गई। 27 लाख शहरी कंज्यूमर हैं बिहार, तो उसमें था कि अगर 100 यूनिट से अधिक बिजली आप उठाते हैं, जो भी आप बता रही थी ना 7 रुपया 42 पैसे, तो 7 रुपये 42 पैसे में 3 रुपये 30 पैसे की सब्सिडी दे देती है सरकार। तो कितना पड़ता है, 1 यूनिट अगर आप उठाते हैं तो आपको 4 रुपये 12 पैसे पड़ा। पहले था क्या कि अगर आप 100 यूनिट से जैसे ही अधिक आप उठाएंगे तो उसका रेट कर दिया गया था कि 100 यूनिट से जैसे ही आपका पड़ गया 8 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट, या जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको 8 रुपया 2 पैसे के रेट से कर दिया गया। अब है कि अगर 100 यूनिट से अधिक भी बिजली आप कंज्यूम करते हैं तो स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब वही 7 रुपये 42 पैसे के रेट से ही, या गांव में जो थोड़ा कम है ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए उसी रेट में लगेगा। तो एक बड़ी राहत है कि भाई अगर हमको जरूरत है, बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे कुछ न कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्री चलाते हैं, कुछ काम करते हैं, घरों में भी उनका कुछ अपना चलते रहता है जिससे कि परिवार का भरण पोषण होते रहता है, तो बिजली लोग कंज्यूम करते हैं। क्योंकि अब सब चीज बिजली पर आधारित है, तो जैसे ही उनका सब 100 यूनिट से अधिक होता था उनका स्लैब बढ़ जाता था। तो अब स्लैब को एक जगह कर दिया गया कि नहीं, आप चाहे 100 यूनिट उठाइए, 200 यूनिट उठाइए, 300 यूनिट उठाइए, अलग अलग स्लैब से आपसे बिजली कंपनियां वसूलेगी नहीं। कंज्यूमर को यह बात समझ में नहीं आता था कि हमने कब 100 यूनिट से अधिक इस्तेमाल कर दिया कि हम पर इतना चार्जेज उन्होंने जोड़ दिया। तो इसको, इस खेल को रोकने के लिए भी बिजली कंपनियों को ये जो रेगुलेटरी कमीशन है बिहार इलेक्ट्रिसिटी, उसने कहा कि नहीं, सब अब एक स्लैब है। इससे भी शहरी उपभोक्ताओं को, जो अर्बन कंज्यूमर हैं, उनको भी एक राहत मिली। तो ये जो दोनों निर्णय, एक निर्णय कि पीक आवर में थोड़ा डिसिप्लिन हो जाइए, संतुलित हो जाइए, जितनी जरूरत है उतना ही बिजली इस्तेमाल कीजिए, और जब पीक आवर नहीं है जिसमें रेट आपको घटा दिया गया
उस आवर में अगर आप चाहते हैं तो अपनी जरूरत की चीज कर लीजिए, और फिर रात में 11 बजे के बाद आप एसी कूलर जो आप चलाना है चलाइए, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। तो एक तरह से टैरिफ का नहीं बढ़ाना, 2 साल से बिहार में टैरिफ नहीं बढ़ा है। दूसरी चीज कि आपको एक, जिसको कहते हैं ना कि एक आवर दिया गया, जिस आवर में आप इस्तेमाल कीजिए बिजली, लेकिन उसके बिजली के कॉस्ट कम आएंगे, बिल कम आएंगे। और एक जहां आपको डिसिप्लिन रहना है, जिस डिसिप्लिन आवर में आप चाहें तो जो ज्यादा बिल दे रहे हैं कम उपयोग करके, या ध्यान रखिए कि अनावश्यक तो कहीं बल्ब नहीं जल रहा है, अनावश्यक तो पंखे नहीं चल रहे हैं, अनावश्यक तो एसी कूलर नहीं चल रहे हैं, उस पर नजर रख करके और अपने को डिसिप्लिन करना। तो एक तरह से रेगुलेटरी कमीशन ने कंज्यूमर के हित में यह निर्णय दिया है, बिजली कंपनियों को चेक एंड बैलेंस करते हुए। और फिर तो मैंने बताया कि स्लैब को भी एक कर दिया गया कि 100 यूनिट से अधिक बढ़ने पर कोई स्लैब में भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह की राहत कंज्यूमर को दिया गया। बिल्कुल सर, बिजली की बात कर ली, अब ज़मीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में ज़मीन से जुड़े अभी काम पूरी तरह से ठप पड़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है राजस्व कर्मियों की हड़ताल, जो 11 फरवरी से शुरू होकर अभी आज 26 मार्च है, अभी तक जारी है। कल लास्ट डे था जब विजय सिन्हा ने कहा था कि आज शाम 5 बजे तक उनको चेतावनी दी थी कि आप काम पे लौटिए वरना सैलरी कटेगी, और आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था। दाखिल खारिज, परिमार्जन, म्यूटेशन जैसे करीब अभी 68 तरह के काम जो हैं वो रुक गए हैं, जिससे आम लोगों की को परेशानी हो रही है। करीब 46 लाख से ज़्यादा आवेदन लंबित हैं और जातीय आवासीय प्रमाण पत्र तक नहीं बन पा रहे हैं। कर्मचारी अपनी 17 जो सूत्री मांग है उनको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और जिस तरह से उनका कहना है कि 2 जून 2025 को सरकार के साथ ग्रेड पे 2800 और अन्य सुविधाओं पर लिखित समझौता हुआ था, लेकिन आज तक वो लागू नहीं किया गया है। और हाल ही में जो बातचीत भी हुई वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, क्योंकि अधिकारियों ने पुराने समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। और कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही है, जब काम का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार और खासकर विजय सिन्हा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से वो दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 15 दिन में समीक्षा की बात कर रहे हैं, रोजाना लक्ष्य एक दे रहे हैं, कड़ी मॉनिटरिंग के आदेश से कर्मियों पर दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से बातें चल रही है, तो एक सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या ये हड़ताल विजय सिन्हा की सख्ती को रोकने की कोशिश है? कोई अंदर से ही विभाग के अंदर का कोई है, या सरकार के कुछ नेता हैं जो जानबूझकर इनके फैसलों को लागू नहीं करने देना चाह रहे हैं? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उस पर एक बार आप प्रकाश डालिए। एक कोऑर्डिनेशन का अभाव तो है ही। अगर सरकार और अधिकारियों के बीच में एक समन्वय होता, कोऑर्डिनेशन होता, तो ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा होती। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, ठीक है, बिल्कुल। जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं या जो अंचलाधिकारी हैं उनके भी अपने पक्ष हैं कि जो उनको असिस्टेंट कर्मचारी दिए जाते हैं, जो उनको सुपरवाइजर दिए जाते हैं, उनको कर्मचारी जो दिए जाते हैं वो पर्याप्त नहीं। जितना वर्कलोड है, एक ब्लॉक में 25-30 पंचायत हो जाता है, तो वर्कलोड तो है, इस सच्चाई को कौन डिनाई करेगा कि वर्कलोड उन पर नहीं। लेकिन जो सरकार होता है और सरकार के जो रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स मिनिस्टर्स हैं वो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो आपके हायरार्की में सबसे ऊपर है। अगर वो आपको निर्देशित कर रहे हैं कि भाई जो बेसिक जो काम है वो भी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आखिर आपके कर्मचारी, आपके असिस्टेंट करते क्या है? और अगर वहां पर ये जो सीओ या जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं, तो मैं मानता हूं कि इसको कहीं से भी मैं न्याय संगत नहीं मानता। वहां पर उनको काम करनी चाहिए। हाँ, काम करते हुए सरकार से मांग करनी चाहिए कि जब तक हमको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, प्रॉपर स्टाफ नहीं देंगे, हम पर वर्कलोड बहुत बढ़ा हुआ है। अब एक दिन में 800 से 10,000 आवेदन का डिस्पोजल करना होता है। अब वो जो जिस आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के तरफ आप इशारा किया, अब एक कर्मचारी कितना वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगा? अगर किसी ब्लॉक में 3 या 4 कर्मचारी,
और 1000 आवेदन आए हैं कि भाई इसको 2 दिन में डिस्पोजल करके दीजिए, 1 सप्ताह में डिस्पोजल करके दीजिए। क्या ये व्यवहारिक है कि वो हर घर जा करके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अमुक जाति का ही है, ये व्यक्ति का आवासीय पता यही है, ये व्यक्ति का आय का स्रोत यही है, ये प्रैक्टिकल है संभव? तो वो तो कुछ ऐसे ही अपना करके दे देगा ला करके, और फिर उस फॉर्मेट पर सीओ साहब को, जो रेवेन्यू अधिकारी है, उनको सिग्नेचर कर देना होगा। जनता तो कहेगी कि भाई 1 सप्ताह से मेरा आवेदन पर विचार नहीं किया जा रहा है। आवेदन पर विचार तो तब किया जाएगा ना जब वेरीफाइड हो जाएगा। तो क्या वेरीफाइड करने के लिए उनके पास पर्याप्त जो कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए वो है? नहीं। एक दूसरी चीज, अभी बिहार में चल रहा है सर्वे। तो सर्वे का काम इतना आसान नहीं होता है, वो चूंकि कई पुस्तकों का मामला, तो वर्कलोड तो है, इस सच्चाई से हम डिनाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर रही है तो हम ये नहीं करें कि उन पर वर्कलोड नहीं है, लेकिन अगर वर्कलोड है तो जो भी आपके पास, आप उसका निपटारा तो फटाफट कीजिए। मान लिया जाए कि अगर आपके जिम्मे 50 काम दिए गए हैं, 50 काम के लिए आपके पास पर्याप्त संख्या में असिस्टेंस करने वाले लोग नहीं हैं, 15 काम तो निपटा के दीजिए कि देखिए जितनी हमारी क्षमता थी, हम ज्यादा से ज्यादा समय का सदुपयोग करके हमने 15 से 20 काम निपटा दिए। हड़ताल कोई विकल्प नहीं, और किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ हड़ताल में जाकर के आप कुछ नहीं हासिल कर लीजिए। जो सरकार आपको साधन सुविधा दे रही है उसमें अपने को परफॉर्म करके दिखाना होगा। और आदत जो पड़ी हुई है इस डिपार्टमेंट के लोगों को, विजय सिन्हा ने थोड़ा नकेल कसा है। उन्होंने कहा कि काम तो करना पड़ेगा आपको, केवल आपको बात बनाने से काम नहीं चलेगा। छोड़ दीजिए सीओ और वीडियो तो छोड़ दीजिए, कर्मचारी फोन उठाता है। अगर कोई गांव का किसान जो काम कराने के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाते हुए 4 महीना तक रहता है, न उसकी सीओ से भेंट हो पाती है न कर्मचारी से भेंट हो पाती है। भेंट किससे होती है? वो जो कर्मचारी जो कोई प्राइवेट मुंशी रखे हुए उससे भेंट होती है। और वो मुंशी जी फिर किस तरह से डील करते हैं, क्या ये मंत्री को पता नहीं होगा? सरकार को नहीं पता है कि वो जो प्राइवेट मुंशी जी हैं वो कैसे उनके साथ एक डील करके और वो फिर उसके बाद कहते हैं कि चलिए मैं आपका काम करा दूंगा। ऐसे सरकार तो बदनाम ही होती है। ठीक है, विजय सिन्हा जी कितने दिनों तक रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन पक्ष के लोगों ने तो इनकी सराहना की ही, विपक्ष के लोगों ने भी सराहना की। खेत किसान मजदूर जो भी है सबने सराहना की कि कम से कम विजय सिन्हा ने हमारे हितों को लेकर के चिंता जताई और निर्देशित किया, आदेश दिया कि क्यों भाई ये किसान का काम क्यों नहीं होगा, ये मजदूर का काम क्यों नहीं होगा, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं और इस पर कोई और कब्जा जमा के बैठा हुआ है, आप रसीद क्यों नहीं काटते हैं, म्यूटेशन क्यों नहीं करते हैं, इनका क्या दिक्कत है? और बिहार में मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक रेट बंधा हुआ है कि आप रसीद कटवाएंगे तो उसके बदले में आपको इतना हर्जाना इतना आपको देना पड़ेगा उपकृत करने के लिए, म्यूटेशन कराएंगे तो उपकृत करने के लिए इतना देना होगा। क्या ये गांव गरीब के किसान जो हैं, मंत्री जी हों या विधायक जी हों, जब क्षेत्र में जाते होंगे तो बताते नहीं होंगे कि भाई कैसी सरकार है? जब हमारे हिस्से में अगर हमारे पास थोड़े जमीन के टुकड़े हैं और उसको लेकर के भी हम जाते हैं ब्लॉक में, तो वहां हमें दुत्कार करके भगा दिया जाता है, कर्मचारी बात ही नहीं करता है, सीओ साहब तो मिलते ही नहीं है, कहते हैं कि आप प्रॉपर ये चैनल से आइए। प्रॉपर चैनल क्या होता है? ये हमारी जमीन है, ये हमारी वंशावली है, ये हमारा रिकॉर्ड है, इसको कर करके देख। तो विजय सिन्हा ने तो बड़ा सख्ती के साथ आदेश दिया है और सरकार को हर तरह का निर्णय लेने का अधिकार है। देखते हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। काम तो बाधित हो ही रहा है और वो भी पीक आवर में काम बाधित हो रहा है कि क्या ये जो राजस्व अधिकारी हैं या जो अंचल अधिकारी हैं उनके और सरकार के बीच में कोई एक समन्वय बन पाता है, संवाद की स्थिति हो पाती है, या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं लौटे तो फिर हमें आपको निलंबित करना होगा और ये जिम्मेवारी किसी और को सौंपनी होगी, वैसी स्थिति बनती है
हम लोग थोड़ा 1-2 दिन और इंतजार कर लें। ये संवादहीनता की स्थिति दोनों के बीच में है, सरकार और ये अधिकारियों के बीच में ये संवादहीनता दूर होती है। और जो आपने इशारा किया, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा-सा तो मनोबल बढ़ाया गया है बिहार में, इससे कौन इनकार कर सकता है। उनको लगता है कि हम अपने तरीके से कर लेंगे और जो ऊपर के हमारे अधिकारी हैं उनको हम संतुष्ट कर लेंगे, बाकी से हमें क्या लेना देना है। तो वहाँ पर विजय सिन्हा ने जो थोड़ा सख्त रुख अपनाया है, इसको लेकर के तो थोड़ी तिलमिलाहट है कि आखिर सरकार बार-बार हमसे हमारा आउटपुट मांग रही है कि आपने किया क्या? इतने दिनों में कितने मामले को निपटाया? कितने लोगों की समस्या दूर की? तो अब तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है। अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है तो उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। देखते हैं संवादहीनता कितने दिन में दूर होती है। बिल्कुल। सर, एक और मामला है। बिहार में अब सरकारी स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार के 28 जनवरी 2026 के निर्देश के बाद नीतीश कुमार सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है और स्कूल में राष्ट्रगान से पहले आपको वंदे मातरम गाना होगा, जिसकी अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड की है। सभी 6 अंतरे गाने होंगे और छात्रों को सावधान मुद्रा में इसमें खड़ा रहना पड़ेगा। इस तरह से बिहार में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के बीच इसका इतिहास और विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। जिस तरह से दिसंबर 2025 में संसद में इसके 150 साल पूरे होने पर बहस हुई थी। नरेंद्र मोदी ने नेहरू पर 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में गीत छोटा करने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने नेहरू के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने विरोध को सांप्रदायिक बताया था। विवाद की जो सबसे बड़ी वजह उस वक्त सामने आई थी, अंतिम 4 छंद थे जिनमें युद्ध, मंदिरों में मातृभूमि की छवि और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती से तुलना का जिक्र किया गया था। इस कारण से कई लोग इसे अनिवार्य करने को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ मानते हैं। तो फिर से ये बिहार में जिस तरह से लागू हुआ है, क्या ये विवाद फिर से बढ़ेगा? कोई विवाद नहीं बढ़ेगा और राष्ट्रभक्ति, मातृभूमि के प्रति समर्पण और अपनी जड़ों से जुड़ना, हमारी सांस्कृतिक जुड़ाव और उस जुड़ाव की पटकथा बच्चों के मन मस्तिष्क में बचपन से ही डालना, मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक पार्ट होगा। जो दूरी रखने वाले लोग हैं वो सब दिन दूरी रखते हैं। चूंकि शायद लोगों ने आनंद मठ भी नहीं पढ़ा और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो लिखा है, जिसको बाद में राष्ट्रगीत के तौर पर अंगीकार किया गया है, उसको भी लोगों ने समझा नहीं। 37 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसके गाने की बात थी, जिन्ना ने इसका विरोध किया था और उस समय नेहरू जी के बारे में आरोप लगाया जाता है कि नेहरू जी शायद उस समय सख्त होते तो होता। बाद में जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए, उस समय भी इमरजेंसी का वातावरण था देश में, उस समय भी चीजें टल गई। अब 150 वर्षों के बाद इस पर अमल हुआ है। तो पूरे छंद को, जिस 6 छंद की बात आप कर रही हैं और 3 मिनट 10 सेकंड का ये कर रही हैं, जिस तरह से हम लोग राष्ट्रगान भी तो हम लोग सावधान के ही मुद्रा में गाते हैं। तो राष्ट्रगान जब सावधान के मुद्रा में गाते हैं तो राष्ट्रगीत क्यों नहीं सावधान के मुद्रा में गाएंगे भाई? और सारे छंद, चूंकि संस्कृत, बांग्ला को जो लोग समझते हैं, हम माँ को देखते हैं तो माँ को तो दुर्गा के रूप में भी मानते हैं, माँ को सरस्वती के रूप में भी मानते हैं, माँ को लक्ष्मी के रूप में भी मानते हैं। तो ये भारत माँ है, तो माँ की तस्वीर तो हमारी किसी रूप में हो सकती है। इस भारत माँ को हम सरस्वती के रूप में देख सकते हैं, दुर्गा के रूप में देख सकते हैं, लक्ष्मी के रूप में देख सकते हैं। और मातृभूमि से बड़ा कोई चीज है क्या? तो जिनको आपत्ति है, जिनको कुछ इसके अगेंस्ट में कोई तर्क गढ़ना है, वो तर्क गढ़े। लेकिन आजादी के जब तराने गाए जा रहे थे, आजादी के गीत जब गाए जा रहे थे, उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जब गाया तो पूरा भारत एकजुट हो गया था इस गीत को सुनकर। और भारत माँ की ही तस्वीर तो उसमें पेश किया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश में कि पश्चिम का हम लोग नकल कर लेते हैं, पश्चिम की चीजों को एडॉप्ट करके हम लोग अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन जो हमारी जो मौलिक चीजें हैं,
मौलिक संस्कृति है उससे हम लोग भटक जाते हैं, उसमें हम लोग विवाद और संवाद खोजने लगते हैं। माँ की तस्वीर कैसी है, जरा इसको लोग, पहले तो जो ये 6 छंद हैं, पहले कितने भारतीयों को 6 छंद याद है, कितने बच्चों को याद है? वो 2 लाइन बोलते बोलते रुक जाते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये बोलते बोलते रुक जाते हैं, लगता है कि वो पूरी पंक्ति भी उनको याद नहीं है। ये दुर्भाग्य है। हम लोग सारा स्टेंजा सुना देंगे जो पश्चिम का है, विशल ओवरकम पूरा सुना देंगे, लेकिन सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम क्यों नहीं सुना पाते हैं? मैं कहाँ कहता हूँ कि हमारे बच्चों को अच्छी अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, जर्मन नहीं आनी चाहिए, फ्रेंच नहीं आनी चाहिए। विश्व की अगर 50 भाषाएं आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है और जो हमारी मौलिकता है और हमारी जो वहां से जहां से हमें प्रेरणा मिलती है, जहां से शक्ति मिलती है, जहां से ताकत मिलती है, इस पूरे छंद में माँ भारती की तस्वीर है। ये हमारी जो सस्य श्यामला धरती है वो कैसी है। फिर कहते हैं कि वो जो दुर्गा जो मंदिर में बैठी हुई है वह वही माँ दुर्गा, तो ये मातृभूमि है। वो जो सरस्वती हैं वही तो हमारी माँ भारती है। वो जो लक्ष्मी है, जो जिनके हाथ में कमल दल है, कमल का फूल है, वही तो माँ भारती है। तो इसमें क्या आपत्ति की बात है भाई? और कौन ऐसा राष्ट्र है जिसके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर किसी व्यक्ति ने आपत्ति किया हो? तो आपत्ति जैसी कोई चीज नहीं है। राजनीति करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, इसलिए अगर गाया जाएगा तो सब लोग मिलकर के गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे? कोई विवाद नहीं होगा। जब चीजें तय हो जाती हैं कि क्या राष्ट्रगीत से इसको हटा दिया गया, राष्ट्रगीत तो है ना वंदे मातरम। अगर बच्चों से आप पूछेंगे कि भाई तुम्हारा राष्ट्रगीत क्या है, तो क्या बोलेगा? कोई दूसरा राष्ट्रगीत है? वो तो वंदे मातरम ही है। हम लोग वंदे मातरम बोलते भी हैं। भारत माँ का, अपनी मातृभूमि की जय हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि जब स्कूलों में इसको, मैं तो मानता हूं कि जब इसको बच्चे गाएंगे तो हमारी मौलिकता, हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति का मन मस्तिष्क पर, बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। कोई विवाद नहीं होगा। ऐसे कुतर्क करने वाले को तो कभी भी आप इसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कुतर्क करेंगे। लेकिन अगर वंदे भारत, वंदे मातरम अगर हम करेंगे, अगर हम राष्ट्रगान जनगण मन गाएंगे, तो ये विवाद का विषय नहीं है। ये हमारी मौलिकता और हमारी जो अतीत की जो ताकत, जिसने अंग्रेजों से लड़ा, देश को आजादी दिलाई, आजादी के तराने गाए, और आज भारत संप्रभु राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है। तो ये मैं मानता हूं कि ये गौरव का क्षण होगा, गर्व का विषय होगा, विवाद का विषय नहीं होगा। जब स्कूलों में वंदे भारत, वंदे मातरम, मैं बार बार वंदे भारत बोल दे रहा हूँ, वंदे मातरम जब गाया जाएगा तो मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक संदेश बच्चों में, नागरिकों में, उनके अभिभावकों में और देशवासियों में जाए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और आपका इन तीनों विषयों पे जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।